हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे अगस्त महीने के दूसरे सप्ताह की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग 8 से लेकर के 14 अगस्त के बीच में करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हुए हैं उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से और अंत तक देखना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, 11 अगस्त को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो हाल ही में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं जगदीप धनखड़। इस बार जो वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था उसमें दो कैंडिडेट थे। एक तो एनडीए की तरफ से थे जगदीप धनखड़, जिन्होंने ये चुनाव जीत लिया है, जबकि विपक्षी दलों की तरफ से उम्मीदवार थी मार्गरेट अल्वा। जगदीप धनखड़ ने यहाँ पर 528 वोट हासिल किए हैं, जबकि मार्गरेट अल्वा ने टोटल 182। और इस तरीके से जगदीप धनखड़ ने इस बार का उपराष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। तो ये भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बन गए हैं, ये बात आपको याद रखनी है। साथ ही आपको ये भी पता होगा कि जो देश का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इस तरीके से राज्यसभा के सभापति भी हो गए हैं जगदीप धनखड़। 11 अगस्त को जगदीप धनखड़ ने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। आपको बताना है कि देश के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो जगदीप धनखड़ भारत के नए वाइस प्रेसिडेंट बने हैं ये कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 14वें। इससे पहले द्रौपदी मुर्मू भारत की नई राष्ट्रपति बनी थी, तो वो भारत की 15वीं प्रेसिडेंट बनी थी, जबकि जगदीप धनखड़ जो हैं ये भारत के 14वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है। 4 अगस्त को इनमें से किस कंट्री ने अपना पहला चंद्र मिशन लॉन्च किया है, जिसका नाम है दानुरी? तो जिस तरीके से आपको पता होगा भारत ने अपना चंद्रयान-1 मिशन लॉन्च किया था, उसी तरीके से हाल ही में दक्षिण कोरिया ने अपना पहला चंद्र मिशन लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा है इन्होंने दानुरी। दानुरी नाम का ये जो मिशन है इसमें एक सैटेलाइट को भेजा गया है, जिसका काम ये होगा कि ये चंद्रमा की जो ऑर्बिट है, यानी कि जो चंद्रमा की कक्षा है, उसी में ये चक्कर लगाएगा और वहीं से ये चंद्रमा के बारे में जानकारी जुटाएगा। तो दक्षिण कोरिया का जो पहला चंद्र मिशन है इसका नाम है दानुरी। यहाँ पर आपको याद रखना है कि दक्षिण कोरिया ने इसको स्पेस एक्स की मदद से लॉन्च किया है। स्पेस एक्स का जो रॉकेट है फाल्कन 9, उसी के हेल्प से दक्षिण कोरिया ने अपना पहला चंद्र मिशन लॉन्च किया है। किस राज्य की सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के अंदर टोटल 13 जिले हैं और हर एक जिले के अंदर एक ऐसा गांव बनाया जाएगा जहां पर जो लोग होंगे वो संस्कृत भाषा में बातचीत किया करेंगे। तो संस्कृत स्पीकिंग विलेज जिस राज्य के हर जिले में बनाया जाएगा ये राज्य होगा उत्तराखंड। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का हाल ही में समापन हुआ है। इस पर वैसे मैंने कंप्लीट वीडियो भी बनाए हैं, जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकते हैं उसको आप वहां पर देख सकते हैं। तो इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जो हॉकी स्पोर्ट था उसकी अगर हम बात करें तो उसमें भारतीय हॉकी टीम जो गई थी, दोनों टीमें, पुरुष टीम जो गई थी उसने जीता है सिल्वर मेडल, वहीं जो महिलाओं की टीम गई थी उसने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कांस्य पदक, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो आंसर होगा कांस्य पदक। 7 अगस्त को गुस्तावो फ्रांसिस्को पेट्रो उरेगो ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो फ्रांसिस्को पेट्रो उरेगो ये बने हैं कोलंबिया देश के नए राष्ट्रपति। कोलंबिया जो है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर स्थित है और यहाँ के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं गुस्तावो फ्रांसिस्को पेट्रो उरेगो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा और यहाँ की करेंसी है पीसो। 44वीं फेडे शतरंज ओलंपियाड 2022 के महिला इवेंट में स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है? तो हाल ही में 44वीं फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन किया गया है। ये जो इस बार शतरंज ओलंपियाड हुई है इसका आयोजन भारत में ही हुआ था। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के पास में जो ममल्लापुरम है वहां पर इसका आयोजन किया गया था। तो इसमें दो तरह के इवेंट थे। एक तो पुरुषों का जो इवेंट था उसको बोलते हैं ओपन सेक्शन, उसमें विजेता बना है उज्बेकिस्तान।
यानी कि ओपन सेक्शन के अंदर गोल्ड मेडल जीता है उज्बेकिस्तान की शतरंज टीम ने। वहीं अगर महिलाओं के इवेंट की बात करें तो वुमेन सेक्शन के अंदर जो विजेता बना है ये है यूक्रेन। और अगर हम भारत की टीमों की बात करें तो भारत की जो टीमें थी दोनों ही इवेंट में भारतीय टीमों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, क्योंकि भारत की जो टीम है वो तीसरे स्थान पर आई थी। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था कि महिला इवेंट में गोल्ड किसने जीता है, आंसर हो जाएगा यूक्रेन। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा 44वीं शतरंज ओलंपियाड 2022 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। जैसे कि इस बार का मेजबान शहर कौन सा था, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। इस बार इसका आयोजन किया गया है 28 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त तक तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। इसका आधिकारिक शुभंकर था थम्बी, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। थम्बी का मतलब होता है छोटा भाई, तो ये इसका मैस्कट था। इस बार जो मसाल रिले हुई थी, वैसे पहली बार ओलंपियाड शतरंज ओलंपियाड के इतिहास में मसाल रिले का आयोजन किया गया था और इसका शुभारंभ किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी स्टेडियम से। फिर ये नई दिल्ली से होते हुए 75 स्थानों से गुजरते हुए फाइनली ये चेन्नई में पहुंची थी, जो कि इसका मेजबान शहर था। महिला सेक्शन में गोल्ड मेडल जीता है यूक्रेन की महिला टीम ने। वहीं भारत की जो टीम थी उसका नाम था भारत ए टीम, महिलाओं की जो टीम थी, और उसने कांस्य पदक जीता है। इसी तरीके से जो ओपन सेक्शन हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीता है उज्बेकिस्तान ने। भारत की टीम ने यहाँ पर भी कांस्य पदक जीता है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किन दो शहरों के बीच में आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया है। तो आकाशा एयर नाम से भारत के अंदर एक नई एयरलाइन शुरू हुई है और इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट रवाना हुई ये मुंबई से लेकर के अहमदाबाद के बीच में रवाना हुई, यानी कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से लेकर के गुजरात के शहर अहमदाबाद के बीच में। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो आकाशा एयर नाम की एयरलाइंस है इसको पिछले ही महीने भारत में ऑपरेट करने की मंजूरी दी गई थी और अभी इसकी फर्स्ट फ्लाइट रवाना हुई मुंबई से लेकर के अहमदाबाद के बीच में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किसने पुरुषों के ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल जीता है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के अंदर पुरुषों का जो ट्रिपल जंप इवेंट हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीता है भारत के खिलाड़ी ने, जिनका नाम है एल्डोस पॉल। और ये एकमात्र इस बार खिलाड़ी थे जिन्होंने एथलेटिक्स के अंदर भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर एथलेटिक्स के अंदर भारत को वैसे टोटल 8 मेडल मिले थे, लेकिन इसमें गोल्ड मेडल एक ही था जिसको दिलाया पुरुषों के ट्रिपल जंप इवेंट के अंदर एल्डोस पॉल ने। इसी इवेंट में एक दूसरे खिलाड़ी हैं जिनका नाम है अब्दुल्ला अबू बकर। इन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता क्योंकि ये सेकेंड प्लेस पर आए थे। हाल ही में अमेरिकी नौसेना का पोत चार्ल्स ड्रू किस भारतीय शिपयार्ड में मरम्मत और रख रखाव के लिए लाया गया है। तो ये पहली बार है जब अमेरिकी नौसेना का कोई जहाज भारत के किसी शिपयार्ड पर मरम्मत और रख रखाव के लिए लाया गया हो। इस जहाज का नाम है चार्ल्स ड्रू और ये लगभग 11 दिनों तक रहा काटुपल्ली शिपयार्ड पर। यहाँ पर इसके कुछ पार्ट्स की रिपेयरिंग की गई और फिर इसके बाद ये रवाना हुआ। काटुपल्ली शिपयार्ड जो है ये तमिलनाडु में चेन्नई के पास में है, तो यहीं पर इसको रखा गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस शहर के अंदर स्थित रुपया कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। रुपया कोऑपरेटिव बैंक जो है ये पुणे शहर के अंदर स्थित है महाराष्ट्र में, और अभी हाल ही में आरबीआई ने इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है क्योंकि ये जो रुपया कोऑपरेटिव बैंक है ये इसके जो डिपॉजिटर्स हैं, यानी कि जिन लोगों ने इस बैंक में पैसा जमा कर रखा है उनको भी पैसा चुकाने में सक्षम नहीं है। तो इसी के चलते हाल ही में पुणे के अंदर स्थित रुपया कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है आरबीआई ने। 8 अगस्त को उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत इजराइल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी गई है। तो इजराइल के सहयोग से देश के विभिन्न हिस्सों में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जा रही है और उसी के तहत हाल ही में उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में एक भारत इजराइल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी गई है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको बता दूं कि भारत के जो कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने इसकी आधारशिला रखी है। तो चंदौली के अंदर इंडिया इजराइल वेजिटेबल एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो जैसा कि आपको पता होगा इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर पहली बार वुमेन्स T20 क्रिकेट को शामिल किया गया था फर्स्ट टाइम, और यहाँ पर जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम गई थी उसने सिल्वर मेडल जीता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के अंदर ये जो महिला T20 क्रिकेट हुआ था, इसका फाइनल मुकाबला हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल मुकाबला जीत लिया था, जिसके चलते इसको मिला था गोल्ड मेडल और भारतीय महिला क्रिकेट टीम को मिला था सिल्वर मेडल। आपको बता दूं कि इसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो कप्तान थी वो थी हरमनप्रीत कौर। हाल ही में राजस्थान राज्य का पहला सैंड आर्ट पार्क किस स्थान पर बनाया गया है? तो राजस्थान राज्य का पहला सैंड आर्ट पार्क बनाया गया है पुष्कर में। पुष्कर आपको पता है राजस्थान के अजमेर जिले में आता है, तो यहीं पर रेत से कलाकृतियां बनाई गई हैं, यानी कि राजस्थान राज्य का पहला सैंड आर्ट पार्क बनाया गया है पुष्कर में। तो यहाँ पर बेसिकली 7 अलग अलग प्रकार की रेत के जरिए कलाकृतियां बनाई गई हैं। इनमें से 2 तो परमानेंट हैं, बाकी जो 5 अन्य कलाकृतियां बनाई गई हैं रेत के जरिए उनको हर हफ्ते चेंज किया जाएगा, ताकि जो यहाँ पर आने वाले पर्यटक हैं उनको भी हर हफ्ते नई चीजें देखने को मिले। तो याद रखिएगा, राजस्थान राज्य का पहला सैंड आर्ट पार्क बनाया गया है पुष्कर में। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल पुरुष राष्ट्रीय टीम का नया मुख्य कोच अपॉइंट किया गया है? तो नेपाल कंट्री की जो पुरुषों की राष्ट्रीय टीम है उसके हाल ही में नए कोच बने हैं एक भारतीय व्यक्ति, जिनका नाम है मनोज प्रभाकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मनोज प्रभाकर, जो कि भारत के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। इनको हाल ही में नेपाल कंट्री की जो पुरुषों की राष्ट्रीय टीम है उसका कोच बना दिया गया है। जुलाई 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा हर महीने जो सबसे बेस्ट खिलाड़ी होते हैं पूरे महीने के दौरान उनको प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया जाता है। तो जुलाई महीने के लिए पुरुषों में जो प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं इनका नाम है प्रभात जयसूर्या, और ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। वहीं इस बार जो वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है जुलाई महीने के लिए, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी को दिया गया है, जिनका नाम है एम्मा लैम। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2022 के अंदर अभी तक हर एक महीने के अंदर जो भी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं, चाहे फिर वो पुरुषों में या फिर महिलाओं में, दोनों के ही विजेताओं के नाम यहाँ पर मैंने लिखे हैं। जैसे कि लेटेस्ट अगर हम देखें तो जुलाई महीने में पुरुषों में चुने गए हैं प्लेयर ऑफ द मंथ प्रभात जयसूर्या फ्रॉम श्रीलंका, और महिलाओं में बनी है एम्मा लैम फ्रॉम इंग्लैंड। किस राज्य की सरकार ने बुनकरों के लिए नेतन्ना कू बीमा योजना शुरू की है? तो नेतन्ना कू बीमा योजना जो है ये एक बीमा योजना है जो कि बुनकरों के लिए शुरू की गई है तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। तो तेलंगाना के अंदर जो भी हैंडलूम या फिर पावरलूम बुनकर हैं उनको इस योजना के तहत कवर किया जाएगा, और अगर किसी बुनकर की डेथ हो जाती है तो उसके जो भी नॉमिनेटेड पर्सन होगा उसके खाते में अगले 10 दिनों के अंदर ही 5 लाख रुपए भेज दिए जाएंगे। तो 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद इसमें दी जाएगी। 10 अगस्त को नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो नीतीश कुमार ने हाल ही में एक बार फिर से बिहार के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है, और इस बार इन्होंने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसका नाम है जनता दल यूनाइटेड। तो अभी तक जनता दल यूनाइटेड पार्टी ने एनडीए को अपना समर्थन दिया था, तो उस तरीके से एनडीए की सरकार थी, जबकि अब नीतीश कुमार ने एनडीए को छोड़ करके महागठबंधन के साथ में नई गठबंधन सरकार बनाई है। तो अब महागठबंधन जो अलायंस है उसकी सरकार है बिहार के अंदर, और नीतीश कुमार नए मुख्यमंत्री बने हैं। 10 अगस्त को बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, बिहार के एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं नीतीश कुमार। इसी तरीके से बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं तेजस्वी यादव। इन्होंने दूसरी बार बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, और तेजस्वी यादव की जो पार्टी है उसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल। मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता है? मिस इंडिया यूएसए 2022 का जो खिताब है ये जीता है अमेरिका के अंदर वर्जीनिया शहर की एक 18 साल की छात्रा हैं जिनका नाम है आर्या वालवेकर। तो इन्होंने मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जीत लिया है। ये जो प्रतियोगिता होती है इसमें अमेरिका के अंदर जो भारतीय मूल की महिलाएं रहती हैं उनके बीच में ये सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसी तरीके से पिछले 6-7 महीनों के अंदर कई सारे और सौंदर्य प्रतियोगिताएं हुई हैं, तो उनके बारे में मैं आपको एक साथ बताता हूँ ताकि आप इसे आसानी से याद कर पाएं। जैसे कि मिस इंडिया 2022 यानी कि भारतीय महिलाओं के लिए जो सौंदर्य प्रतियोगिता होती है उसको जीता है सिनी शेट्टी ने, जो कि है कर्नाटक की। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 यानी कि दुनिया भर में जो भारत की महिलाएं हैं
उनके बीच में जो प्रतियोगिता होती है उसको जीता है ब्रिटेन की खुशी पटेल ने। मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जीता है आर्या बालवेकर ने, ये अमेरिका के वर्जीनिया से हैं। मिस वर्ल्ड 2021 जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होती है विश्व स्तर पर सौंदर्य प्रतियोगिता, उसको जीता है कैरोलिना बिलावस्का ने, यह है पोलैंड की। मिसेज वर्ल्ड 2022 जो कि विवाहित महिलाओं के लिए होता है, इसको जीता है साइलिन फोर्ड ने फ्रॉम अमेरिका। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 ये दक्षिण कोरिया के अंदर हुआ था और इसको जीता है उत्तर प्रदेश की पल्लवी सिंह ने। तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना है। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के अंदर 2G एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2G एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है हरियाणा के पानीपत में। आपको पता होगा हरियाणा के पानीपत में ही नीरज चोपड़ा का जन्म हुआ था, जहां पर एक स्टेडियम भी बनाया जाएगा 10 करोड़ रुपए की लागत से। तो हरियाणा के पानीपत में ही एक 2G एथेनॉल संयंत्र बनाया गया है, यानी कि यहाँ पर एग्रीकल्चर वेस्ट के जरिए एथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। तो ये दूसरी पीढ़ी का एथेनॉल संयंत्र है। इसको स्थापित किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इंडियन ऑयल का लोगो बना हुआ है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसको 900 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया है। कहाँ पर? हरियाणा के पानीपत में। 7 अगस्त को किसकी अध्यक्षता में नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक आयोजित की गई? तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं, और आज के समय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो उन्हीं की अध्यक्षता में नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 7वीं मीटिंग हाल ही में आयोजित की गई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। ये जो मीटिंग होती है इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बीच में आपस में समन्वय स्थापित करने के लिए विचार विमर्श किया जाता है। एक बात यहाँ पर आपको और बता दूं कि इस बार की मीटिंग के अंदर जो तेलंगाना है उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि के चंद्रशेखर राव, उन्होंने इस मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। नीति आयोग की अगर हम बात करें तो ये एक थिंक टैंक है जो कि नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी सन 2015 को। इसमें 3 महत्वपूर्ण पद हैं। एक तो अध्यक्ष का यानी कि चेयरमैन, और वो होते हैं देश के प्रधानमंत्री जो कि आज के समय है नरेंद्र मोदी। इसके अलावा इसमें जो वाइस चेयरमैन होते हैं यानी कि उपाध्यक्ष, वो हाल ही में बदल गए हैं और उनका नाम है डॉक्टर सुमन बेरी। डॉक्टर सुमन बेरी आज के समय नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण पद है सीईओ का। तो इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो भी हाल ही में बदल गए हैं, उनका नाम है परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर बने हैं नीति आयोग के नए सीईओ। भारतीय नौसेना की महिला अधिकारियों के एक दल ने किस विमान के जरिए पहला स्वतंत्र समुद्री निगरानी मिशन पूरा किया है? यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर, हाल ही में भारतीय नौसेना की 5 महिला अधिकारियों के एक दल ने जो अरब सागर है, तो अरब सागर के उत्तरी हिस्से में एक समुद्री निगरानी मिशन पूरा किया है पहली बार। तो किस विमान के जरिए इन्होंने कंप्लीट किया इस मिशन को? इस विमान का नाम है डोर्नियर 228। डोर्नियर 228। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक बात आपको और बता दूं कि डोर्नियर 228 जो विमान है ये हाल ही में श्रीलंका कंट्री को गिफ्ट भी किया गया है। इस बार जो इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था उसी दिन डोर्नियर 228 विमान जो है एक, वो श्रीलंका को गिफ्ट किया गया है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं। 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो T20 क्रिकेट के इतिहास में 600 मैच खेलने वाले जो विश्व के पहले क्रिकेटर बने हैं, इनका नाम है कीरोन पोलार्ड, और ये वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कीरोन पोलार्ड। T20 में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो T20 क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक 600 विकेट लेने वाले जो पहले क्रिकेटर बने हैं, इनका नाम है ड्वेन ब्रावो। तो दोनों क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लगभग एक जैसा ही रिकॉर्ड बने हैं। मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। T20 क्रिकेट के इतिहास में 600 मैच खेलने वाले का जो रिकॉर्ड है वो बनाया है कीरोन पोलार्ड ने। ये वेस्ट इंडीज से हैं और सेम वेस्ट इंडीज के लिए ये भी खेलते हैं ड्वेन ब्रावो, लेकिन इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 600 विकेट लेने का। तो दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए आपको पता होगा भारत के अंदर जो युवा दिवस होता है नेशनल यूथ डे, वो मनाया जाता है 12 जनवरी को, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है।
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो युवा दिवस होता है वो मनाया जाता है 12 अगस्त को। तो इस तरीके से आप इसको याद भी कर सकते हैं, 12 जनवरी भारत में और 12 अगस्त विश्व स्तर पर। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम रखी गई है इंटर जनरेशनल सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग ए वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। अब इसी के साथ मैं आपको बताता हूं कि अगस्त महीने के दूसरे सप्ताह में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस हैं जो कि आपको याद रखने हैं। सबसे पहले 9 अगस्त को मनाया जाता है नागासाकी दिवस। नागासाकी जापान का एक शहर है जहां पर 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। तो 9 अगस्त को मनाया जाता है नागासाकी दिवस। 9 अगस्त को ही होता है विश्व आदिवासी दिवस यानी कि वर्ल्ड ट्राइबल डे, या फिर इसी को यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक अन्य नाम दिया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल, यानी कि दुनिया भर में किसी भी कंट्री के वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है 9 अगस्त को। 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस यानी कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। इस बार का विषय है बायोफ्यूल्स टूवर्ड्स ए कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड। 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व शेर दिवस यानी कि वर्ल्ड लायन डे। टाइगर के लिए जो दिन होता है वो मनाया जाता है 29 जुलाई को, और यहाँ पर आप देखिए शेर दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को। फिर 12 अगस्त को होता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, जिसकी इस बार थीम है इंटर जनरेशनल सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग ए वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। 12 अगस्त को ही होता है विश्व हाथी दिवस यानी कि वर्ल्ड एलिफेंट डे। इस बार के वर्ल्ड एलिफेंट डे के अवसर पर भारत को अपना एक 30वां एलिफेंट रिजर्व मिला है जिसका नाम है अगस्त्य बालाई एलिफेंट रिजर्व, और ये है तमिलनाडु के अंदर। इसके बारे में मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आगे बताऊंगा। इस बार 12 अगस्त को मनाया गया है विश्व संस्कृत दिवस 2022, क्योंकि वर्ल्ड संस्कृत डे जो होता है ये हर साल रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है। इस बार था 12 अगस्त को। विश्व अंगदान दिवस यानी कि वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है हर साल 13 अगस्त को। और फिर आखिर में है 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस यानी कि पार्टीशन हॉरोस रिमेम्बरेंस डे। आपको पता होगा पिछले ही साल पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी, तो 14 अगस्त को मनाया जाता है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में एक बुक रिलीज की गई है जिसका टाइटल है डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी के जीवन के ऊपर यह बुक लिखी गई है। आपको बताना है कि इस बुक को किसने लिखा है। तो इस किताब को लिखा है दो लोगों ने मिलकर के, एक तो अमित सिन्हा और दूसरे हैं जॉय भट्टाचार्य। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जॉय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपरोक्त तो दोनों। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको हम लोग शॉर्ट में CSIR बोलते हैं, इसकी पहली महिला महानिदेशक कौन बन गई हैं। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CSIR की पहली फीमेल डायरेक्टर जनरल बन गई हैं डॉक्टर नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। डॉक्टर नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, आपको पता होगा इससे पहले थे डॉक्टर शेखर मंडे, लेकिन अब इनकी जगह ली है डॉक्टर नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी ने। हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में उदार शक्ति नाम से एक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है। तो उदार शक्ति नाम का एक नई एक्सरसाइज शुरू की गई है और ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है भारत और मलेशिया के बीच में। तो भारत और मलेशिया ने हाल ही में आयोजित किया है उदार शक्ति नाम का वायुसेना अभ्यास। 12 अगस्त को किस शहर के अंदर ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो भारत के अंदर जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनका हाल ही में राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। तो यहाँ पर क्या उत्तर होगा, इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली के अंदर। भारत के जो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं यानी कि अमित शाह, उन्होंने ही इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। जांच में उत्कृष्टता के लिए 2022 के केंद्रीय गृह मंत्री पदक से कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। तो इन्वेस्टिगेशन में जो भी पुलिसकर्मी अपना उत्कृष्ट योगदान देते हैं उनको सम्मानित करने के लिए 2018 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, जो कि भारत के गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। इस अवार्ड को बोलते हैं यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन। तो 2022 के लिए कुल मिलाकर के 151 पुलिसकर्मियों को दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इन 151 में से क्या कोई महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। तो इसका आंसर है यस, क्योंकि इस बार 28 महिला पुलिसकर्मियों को भी ये पुरस्कार दिया गया है जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक। हाल ही में खबरों में रहा ज़पोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश के अंदर स्थित है। तो ज़पोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये पूरे यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है और ये है यूक्रेन के अंदर।
हाल ही में ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि यूक्रेन ने हाल ही में आरोप लगाया है रूस के ऊपर कि रूस ने एक बार फिर से ज़पोरिजिया परमाणु संयंत्र पर बमबारी की है और इस सब के चलते यहाँ पर दुर्घटना होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। तो ज़पोरिजिया परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? ये है यूक्रेन के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत ही बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, पूरे यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, जिसकी टोटल क्षमता है 5700 मेगावाट, क्योंकि इसमें 950 मेगावाट के टोटल 6 रिएक्टर्स हैं, जिनको यहाँ पर आप क्रम से देख भी सकते हैं। ये यूक्रेन के जिस जगह पर स्थित है इसका नाम है एनर होदर नाम की जगह। नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, इन्होंने पशुधन को लंपी स्किन डिसीज से बचाने के लिए कौन सा स्वदेशी टीका लॉन्च किया है? तो लंपी स्किन डिसीज हाल ही में काफ़ी ज़्यादा खबरों में रही, क्योंकि गुजरात और राजस्थान राज्य के अंदर बहुत सारे मवेशी जो हैं उनके अंदर ये लंपी स्किन डिसीज हो गया था, जिसके चलते हजारों की संख्या में यहाँ पर कैटल्स मारे भी गए हैं। तो लंपी स्किन डिसीज जो होती है, इससे जानवरों को बचाने के लिए एक स्वदेशी वैक्सीन बनाई गई है, जिसका उद्घाटन किया है भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो इसके लिए जो इंडिजिनस वैक्सीन लॉन्च की गई है इसका नाम है लंपी प्रोवैक नाम की वैक्सीन, लंपी प्रोवैक। इसको हरियाणा के हिसार में जो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र है उसके द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में भारत का 49वां मुख्य न्यायाधीश किसे अपॉइंट किया गया है? तो भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया गया है उदय उमेश ललित को, या फिर आप इनको यू ललित भी बोल सकते हैं। ये महाराष्ट्र के सोलापुर से हैं और ये होंगे भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश। 48वें मुख्य न्यायाधीश जो हैं उनका नाम है एन.वी. रमन्ना, लेकिन ये 27 अगस्त को रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद हो जाएंगे उदय उमेश ललित भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बर्मिंघम में आयोजित 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का जो हाल ही में समापन हुआ है, ये इसका 22वां संस्करण था और इसका आयोजन किया गया था बर्मिंघम में। तो इसमें भारत ने टोटल 61 मेडल जीते हैं। इन 61 में से 22 तो है गोल्ड मेडल, 16 है सिल्वर मेडल और बाकी 23 मेडल हैं ब्रॉन्ज मेडल। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 61 मेडल। और इसी के साथ भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर आया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस कंट्री ने पदक तालिका में टॉप किया है, तो ये कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं 178 मेडल्स। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं पदक तालिका में नंबर 1 पर आया है ऑस्ट्रेलिया। इसने 178 मेडल जीते हैं, जिनमें से 67 तो गोल्ड मेडल ही हैं, जो कि भारत के टोटल मेडल से भी ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर आया था इंग्लैंड, तीसरे नंबर पर आया था कनाडा और चौथे नंबर पर आया है अपना भारत। हाल ही में लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डी पाल रंगम डस्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो लद्दाख का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है डी पाल रंगम डस्टन अवार्ड, ये हाल ही में दिया गया है जो वर्तमान समय में दलाई लामा है, यानी कि तेंजिंग ग्यात्सो को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दलाई लामा। तिब्बत के जो धर्मगुरु होते हैं उन्हीं को दलाई लामा कहा जाता है और आज के समय जो 14वें नंबर के दलाई लामा है उनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो। तो इन्हीं को हाल ही में लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। शहरों, कस्बों और नगर पालिका क्षेत्रों को भिखारी मुक्त बनाने के लिए स्माइल 75 नाम की पहल किसने शुरू की है? तो आपको एक योजना के बारे में पता होगा, स्माइल योजना। इसकी शुरुआत की गई थी भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसी साल, और इस योजना का फुल फॉर्म भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। तो ये जो स्माइल योजना है, ये भारत में जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है और ऐसे लोग जो कि भीख मांगने के काम में लगे हैं, उनके कल्याण के लिए शुरू की गई थी। अब इसी योजना के अंतर्गत एक नया इनिशिएटिव शुरू किया गया है जिसका नाम है स्माइल 75 इनिशिएटिव। तो इसमें बेसिकली क्या किया गया है, भारत के 75 नगर निगमों का चयन किया गया है। तो यहाँ पर जो भीख मांगने के काम में लगे हुए लोग हैं उनके लिए व्यापक पुनर्वास योजना लागू की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, क्योंकि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो हैं ये आज के समय भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। तो इन्होंने हाल ही में स्माइल 75 इनिशिएटिव की शुरुआत की है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा अगस्त्यमलई हाथी रिजर्व को किस राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में मंजूरी दी गई है? तो जिस तरीके से टाइगर यानी कि बाघों के संरक्षण के लिए बाघ अभ्यारण्य बनाए जाते हैं, टाइगर रिजर्व बनाए जाते हैं, उसी तरीके से हाथियों के संरक्षण के लिए हाथी अभ्यारण्य यानी कि एलिफेंट रिजर्व बनाए जाते हैं।
तो अभी हाल ही में भारत को एक नया एलिफेंट रिजर्व मिला है जिसका नाम है अगस्त्यमलई एलिफेंट रिजर्व। अगस्त्यमलई एलिफेंट रिजर्व जो है ये पूरे भारत का तो 31वां एलिफेंट रिजर्व है, लेकिन तमिलनाडु राज्य का 5वां एलिफेंट रिजर्व है। तो अगस्त्यमलई हाथी रिजर्व कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य के अंदर। तमिलनाडु के अंदर एक जिला है जिसको बोलते हैं तिरुनेलवेली। तो तिरुनेलवेली जिले के अंदर ही है अगस्त्यमलई एलिफेंट रिजर्व। अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या के हिस्से के रूप में क्रिप्टो करेंसी रखने वाला शीर्ष देश कौन सा है? यानी कि आपको बताना है किस कंट्री के ज्यादातर लोग जो हैं, सबसे ज्यादा लोग क्रिप्टो करेंसी रखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि यूक्रेन। क्योंकि अंकटाड की जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि यूक्रेन की 12.7% जो आबादी है वो क्रिप्टो करेंसी के रूप में डिजिटल मुद्रा रखते हैं। तो यूक्रेन इस मामले में नंबर 1 पर है। इस मामले में जो कंट्रीज टॉपर हैं उनके नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। नंबर 1 पर है यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन की 12.7% जो आबादी है वो डिजिटल करेंसी रखती है क्रिप्टो करेंसी के रूप में। वहीं रूस जो है वो दूसरे नंबर पर आता है, वेनेजुएला तीसरे स्थान पर, सिंगापुर चौथे स्थान पर, केन्या 5वें स्थान पर, अमेरिका 6ठे स्थान पर है और अपना भारत यहाँ पर है 7वें स्थान पर। क्योंकि जो भारत के लोग हैं उनमें से, भारत की जो टोटल आबादी है उसमें से 7.3% जो लोग हैं वो डिजिटल करेंसी रखते हैं क्रिप्टो करेंसी के रूप में। तो इस मामले में भारत का स्थान है 7वां और नंबर 1 है यूक्रेन। सेरेना विलियम्स ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। ये कितने बार ग्रैंड स्लैम सिंगल्स का खिताब जीत चुकी हैं? तो सेरेना विलियम्स जो है ये अमेरिका की एक मशहूर टेनिस खिलाड़ी हैं और अब इन्होंने टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। इन्होंने अपने पूरे करियर में टोटल 23 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स खिताब जीते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस बार ये यूएस ओपन में अपना आखिरी ग्रैंड स्लैम खेलेंगी और उसके बाद ये रिटायरमेंट ले लेंगी। अगस्त सितंबर में होने वाले एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारतीय टीम के कप्तान कौन होंगे? सबसे पहले आपको बता दूं, एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जो होने वाला है अगस्त सितंबर महीने में, पहले इसका आयोजन श्रीलंका में होना था, लेकिन श्रीलंका से इसकी जो मेजबानी है ये अब यूएई कंट्री को दे दी गई है। यानी कि यूएई में इस बार का एशिया कप आयोजित किया जाएगा। अब इसमें टोटल 6 टीमें हिस्सा लेंगी जिसमें से भारत भी शामिल है। तो भारत के जो कप्तान होंगे वो होंगे रोहित शर्मा। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अक्टूबर नवंबर में दूसरे उत्तर पूर्व ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स जो होते हैं उनका दूसरा संस्करण होने वाला है और ये आयोजित किया जाएगा मेघालय की राजधानी शिलोंग में। सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी। आपको बता दूं कि जिस तरीके से ओलंपिक गेम्स होते हैं उसी तरीके से भारत के जो 8 पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके बीच में एक टूर्नामेंट होता है जिसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स। और इसका जो सबसे पहला संस्करण था वो आयोजित किया गया था सन 2018 में मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। तो अभी तक इसका सिर्फ एक ही एडिशन हुआ था और अब इसी का दूसरा संस्करण होने वाला है मेघालय की राजधानी शिलोंग में। 9 अगस्त 2022 को किस कंट्री ने ईरानी जासूसी उपग्रह खय्याम को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो 12वीं सदी के एक फारसी विद्वान और कवि थे जिनका नाम था उमर खय्याम। तो उन्हीं के नाम पर ईरान ने अपने एक स्पाई सैटेलाइट का लॉन्च नाम रखा है जिसका नाम है खय्याम। तो इस स्पाई सैटेलाइट को ईरान ने नहीं लॉन्च किया है बल्कि इसको ईरान ने लॉन्च करवाया है रूस से, क्योंकि इसको रूस ने ही डिजाइन और डेवलप किया था। हालांकि इसका इस्तेमाल ईरान के द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। किस कंट्री ने विश्व शांति आयोग के लिए नरेंद्र मोदी, एंटोनियो गुटेरस और पोप फ्रांसिस का नाम प्रस्तावित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मैक्सिको। तो जो मैक्सिको कंट्री है यहाँ के राष्ट्रपति हैं आंद्रे मैनुअल लोपेस ओब्राडोर। उन्होंने हाल ही में एक विश्व शांति आयोग बनाने का प्रस्ताव रखा है और इस आयोग का मेन काम होगा कि दुनिया भर में शांति स्थापित करना ताकि युद्ध ना होने पाए। तो इस विश्व शांति आयोग के अंदर 3 सदस्य होंगे और ये 3 सदस्य कौन होंगे, इनके नाम प्रस्तावित किए हैं जो मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने जिन 3 लोगों के नाम प्रस्तावित किए हैं उनमें से एक हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरस और पोप फ्रांसिस। तो इन्हीं तीनों लोगों के साथ में विश्व शांति आयोग बनाया जाएगा, ऐसा प्रस्ताव रखा है मैक्सिको देश के राष्ट्रपति ने। 13 अगस्त 2022 को रामसर स्थलों की सूची में भारत के कितने नए आर्द्रभूमि स्थलों को जोड़ा गया है? यानी कि आपको बताना है कि 13 अगस्त 2022 को भारत के कितने ऐसे वेटलैंड्स हैं जिनको रामसर साइट का दर्जा दिया गया। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 11। तो 11 नए
वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया है और इसी के चलते अब भारत में टोटल रामसर साइट की संख्या हो गई है 75। भारत के अंदर जो टोटल 75 रामसर साइट्स हो चुके हैं, इनमें से अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में रामसर साइट की संख्या सबसे ज्यादा है, तो वो आज याद रखिए तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के अंदर सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं, टोटल 14। इसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है यूपी के अंदर, जहां पर टोटल 10 रामसर साइट्स हैं। तो 11 नए जो वेटलैंड्स जिनको रामसर साइट का दर्जा मिला है, उन सभी के नाम यहाँ पर मैंने लिखे हैं एक क्रम से, ताकि आप इनको आसानी से याद कर पाए। जैसे कि तमिलनाडु राज्य के 4 वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा मिला। एक तो वदियूर बर्ड सेंचुरी, चित्रांगुडी बर्ड सेंचुरी, कंजीरन कुलम बर्ड सेंचुरी और फिर आखिर में है सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। तो ये सभी हैं तमिलनाडु के अंदर। ओडिशा के 3 वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा मिला, तंबारा लेक, हीराकुंड रिजर्वायर और अंशुपा लेक। ये सभी काफी महत्वपूर्ण हैं, तो इनके नाम जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के भी 2 वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा मिला, हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व और सालबग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। इसके अलावा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के एक एक वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा मिला है, जैसे कि महाराष्ट्र में है थाड़े क्रीक और मध्य प्रदेश में है यशवंत सागर, जिसको रामसर साइट का दर्जा मिला है। तो ये है वो 11 वेटलैंड्स जिनको हाल ही में 13 अगस्त के दिन रामसर स्थल का दर्जा मिला है। और इस तरीके से अब पूरे भारत के अंदर रामसर साइट्स की टोटल संख्या हो गई है 75। एक बात यहाँ पर आपको और याद रखनी है कि इन 75 रामसर साइट्स का जो टोटल एरिया होता है वो अब हो चुका है 13,26,677 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, किस देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े पडांग नाम के स्थल को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सिंगापुर, क्योंकि पडांग नाम की जो जगह है ये है सिंगापुर में। और इसी स्थल से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो अब इस स्थल को सिंगापुर के अंदर नेशनल मॉन्यूमेंट यानी कि राष्ट्रीय स्थल घोषित कर दिया गया है और ये सिंगापुर कंट्री का 75वां राष्ट्रीय स्थल बना है। तो इसी कारण से यह स्थल हाल ही में न्यूज में था। विश्व बैंक के द्वारा भारत के लिए कंट्री डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए अपना कंट्री डायरेक्टर बनाया है अगस्ते तानुवा कौमे को। सो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इससे पहले थे जुनैद कमाल अहमद, लेकिन अब इनकी जगह ली है अगस्ते तानुवा कौमे ने। 2 से 4 अगस्त तक आयोजित चौथे ओएनजीसी पैरा खेलों का उद्घाटन किसने किया था? तो हाल ही में ओएनजीसी पैरा गेम्स का चौथा संस्करण आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन किया था भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। जो ओएनजीसी पैरा गेम्स होते हैं, इसमें भारत के जो तेल और गैस से रिलेटेड सार्वजनिक उपक्रम हैं, उनके खिलाड़ी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस बार ओएनजीसी पैरा गेम्स का चौथा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया है। 29 अक्टूबर को इनमें से कौन सा देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की आतंकवाद विरोधी समिति की विशेष बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो 29 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो आतंकवाद विरोधी समिति है, उसकी एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता करेगा अपना भारत। तो भारत के 2 जगहों पर इसका आयोजन किया जाएगा, नई दिल्ली के अंदर और दूसरा मुंबई के अंदर। इनमें से किस राज्य की सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने राज्य के जो गन्ना किसान हैं, उनकी आमदनी दोगुनी करने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जीवनी मैडम प्रेसिडेंट ए बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू किसने लिखी है? तो भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति है यानी कि द्रौपदी मुर्मू, इनकी जीवनी हाल ही में लिखी गई है और इसका टाइटल है मैडम प्रेसिडेंट ए बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू। तो इसको लिखा है संदीप साहू ने। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर मैं आपके लिए 2 क्वेश्चंस पूछूंगा, जिसके राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल है, 10 अगस्त को नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? और दूसरा सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के अंदर 2G एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने अगस्त महीने के दूसरे सप्ताह यानी कि 8 से लेकर के 14 अगस्त के बीच में करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम लोग जल्दी मिलेंगे एक अन्य वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।